स्टडी IQ के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है ई वेस्ट। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण मुद्दे खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने घरों से निकलने वाला कचरा या औद्योगिक कचरे का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन कचरे की एक और कैटेगरी है ई वेस्ट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा या ई कचरा भी कहते हैं। ये दुनिया के सामने एक तेजी से उभरती हुई समस्या है। दुनिया भर में ई कचरा नगर पालिका के ठोस कचरे का 5% से ज्यादा है और विकासशील देशों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी के साथ ही ये तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दुनिया के अधिकांश ई कचरे की रिसाइकलिंग भी विकासशील देशों में ही की जा रही है। इसके अलावा ई कचरे की जटिल संरचना और अनुचित प्रबंधन मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जबकि महामारी और क्लिनिकल साक्ष्यों ने मानव स्वास्थ्य के लिए ई कचरे के संभावित खतरे के बारे में चिंता और बढ़ा दी है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में। लेकिन इतना ज्यादा ई वेस्ट क्यों पैदा हो रहा है? दुनिया भर के देश इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? और भारत की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, तो इस ऑडिटोरियल में आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम। चलिए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है और इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। इसके प्रबंधन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक नजर देश में लागू किए गए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर भी डालेंगे। साथ ही समझेंगे कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा भी कहते हैं, ऐसे बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो यूजर्स के लिए इस्तेमाल करने योग्य नहीं रह गए हों और उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया गया हो। गौरतलब है कि यूजर्स के द्वारा जब उपकरणों को रिप्लेस कर दिया जाता है और पुराना उपकरण अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वो ई वेस्ट में तब्दील हो जाता है। ई वेस्ट के रूप में व्हाइट एंड ब्राउन गुड्स दोनों ही तरह के सामान शामिल होते हैं। व्हाइट गुड्स में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। वहीं ब्राउन गुड्स में टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप और सेलफोन जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। जिस तरह से सूचना और तकनीकी क्रांति पूरी दुनिया में तेजी से फैली है, नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है और इसी के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में ई वेस्ट भी तेजी से पैदा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ई कचरे को बैटरी या प्लग के अलावा किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित करता है जिसका इस्तेमाल अब बंद कर दिया गया हो और इसमें पारा जैसे जहरीले और खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं जो मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ये एक ऐसा कचरा होता है जिसे रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन समस्या यही है कि इस कचरे को न तो पूरी तरह रिसाइकिल किया जा रहा है, न ही पुनः इस्तेमाल योग्य बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे डंपिंग साइट पर फेंक दिया जाता है और ये पर्यावरण में खतरनाक केमिकल रिलीज करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर है, जबकि सभी भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ई कचरा पैदा करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हरियाणा उन राज्यों में से हैं जिनके पास ई कचरे को नष्ट करने और रिसाइकिल करने की बड़ी क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2021 में पृथ्वी पर एक व्यक्ति औसतन 7.6 किलोग्राम ई कचरा पैदा कर रहा था, जिसका अर्थ है कि दुनिया भर में 57.4 मिलियन टन का भारी भरकम खतरनाक ई कचरा पैदा हो रहा है और हानिकारक पदार्थों और कीमती सामग्रियों के मिश्रण वाले इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे का केवल 17.4% ही उचित रूप से रिसाइकिल किया जा रहा था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU के मुताबिक ई कचरा दुनिया में सबसे बड़े और सबसे जटिल अपशिष्ट में से एक है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2019 में 53.6 मीट्रिक टन ई कचरा पैदा हुआ, जिसमें से केवल 9.3 मीट्रिक टन ही रिसाइकिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 17% ई कचरे को ही रिसाइकिल किया जा रहा है, जबकि भारत में 2019-20 में कुल 10,14,961.21 टन ई कचरा पैदा हुआ था,
जिसमें से केवल 22.7% को ही रिसाइकिल किया गया। ये ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत अधिसूचित 21 तरह के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बना था। गौरतलब है कि देश में 95% ई कचरे को गैर औपचारिक क्षेत्र में रिसाइकिल किया जा रहा है और केवल 5% को ही औपचारिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि गैर औपचारिक इकाइयां जहां 95% ई कचरे को रिसाइकिल करती हैं, वहीं इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हवा, मिट्टी और पानी में खतरनाक पदार्थों का रिसाव होता रहता है। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे और इससे पैदा होने वाले खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो चलिए ई कचरे के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ई कचरे के प्रबंधन में सबसे मुख्य चुनौती ये है कि 95% ई कचरे को असंगठित क्षेत्र के द्वारा एकत्रित और ट्रीट किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इस क्षेत्र के पास न तो किसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, न ही कोई सुविधा, जिसकी वजह से खतरनाक पदार्थ वातावरण में रिलीज हो जाते हैं, जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्या पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, कचरे में 1000 से ज्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं जो मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करते हैं। जाहिर है कि जब इस भूजल को लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही वजह है कि आजकल नई नई बीमारियां पनप रही हैं। आपको बता दें कि पारा, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जहरीले और खतरनाक पदार्थ कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में पाए जाते हैं और अगर इन्हें पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल नहीं किया गया तो ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब ई कचरे को हैंडल और मैनेज करने की दिशा में असंगठित क्षेत्र के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश ही नहीं है। बहरहाल इस काम में लगे हुए लोगों को न तो किसी भी तरह का प्रशिक्षण दिया गया है, न ही इसके खतरों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाता है। एक और समस्या यह है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को डंप यार्ड समझकर अपने ई कचरे को इन देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन देशों के पास तकनीक और फंडिंग की कमी की वजह से ई कचरे को रिसाइकिल करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ी समस्या है लोगों की यूज एंड थ्रो वाली आदतें। जबकि सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा से लोगों को वाकिफ कराया जाए तो इससे दोहरा फायदा हो सकता है। एक तो ई कचरा कम होगा, दूसरा लोगों को आर्थिक फायदा भी होगा। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा कहती है कि किसी प्रोडक्ट को फेंकने की बजाय जितना मुमकिन हो सके उसे रिसाइकिल और रीमैन्युफैक्चरिंग के जरिए रीयूज किया जाए। दरअसल कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जैसी डिवाइसेस में लोगों की पर्सनल जानकारियां होती हैं। अगर इस डिवाइस में से इन्हें परमानेंट तरीके से डिलीट नहीं किया गया तो ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन ही सकती हैं। साथ ही देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। बहरहाल लोगों को टारगेट किया जा सकता है, उन्हें ब्लैकमेल कर सेंसिटिव जानकारियां हासिल की जा सकती हैं और एक बड़े फ्रॉड को अंजाम भी दिया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ई कचरे की वजह से होने वाला आर्थिक नुकसान भी कम नहीं है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के मुताबिक ई कचरे का केवल 17.4% हिस्सा ही वैश्विक स्तर पर एकत्र और रिसाइकिल किया गया था। इसका मतलब है कि सोना, प्लैटिनम और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे कि कोबाल्ट, पैलेडियम, इंडियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों को ई कचरे के साथ ही या तो फेंक दिया गया या जला दिया गया। कुल मिलाकर इनकी कीमत लगभग 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जाहिर है भारत में भी कम रिसाइकलिंग क्षमता की वजह से ई कचरे से कीमती और महत्वपूर्ण सामग्रियों को निकालने के मामले में बड़े नुकसान के संकेत हैं। हालांकि वो अलग बात है कि अभी भारत के मामले में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन देश को एक बड़ा आर्थिक नुकसान जरूर झेलना पड़ रहा है। ये सच है कि भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ई कचरा से संबंधित कानून लागू करने वाला एकमात्र देश है, लेकिन नियमों को लागू करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। साथ ही अन्य पहलू भी हैं, जैसे कि उचित संग्रह और बुनियादी ढांचे की कमी, ई कचरे के अनुचित निपटान के खतरों के बारे में उपभोक्ताओं की सीमित जागरूकता, संग्रह के लिए मानकों की कमी, ई कचरे का निराकरण और एक अकुशल रिपोर्टिंग प्रक्रिया। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। वैसे सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए देश में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए हैं।
तो चलिए अब ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों जैसे कि सीसा, पारा और कैडमियम के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है, जो कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा इन नियमों के अंतर्गत कवर किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रेंज में भी वृद्धि की गई है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा जैसे डिवाइसेस पर भी अब ये नियम लागू होंगे। नियमों के तहत ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्र और रिसाइकिल किया जाए और 2024 और 2025 में उन्हें क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए। कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि इसे ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट करें। कार्बन क्रेडिट तंत्र के समान ही विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का प्रावधान किया गया है। ये प्रमाण पत्र ई कचरे की जिम्मेदारी की भरपाई किसी तीसरे पक्ष को करने की अनुमति देगा और लक्ष्य पूरा करने वाली कंपनियों को पर्यावरण मुआवजा दिया जाएगा, जबकि राज्य सरकारें ई कचरे के निराकरण और रिसाइकल सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थान निर्धारित करेंगी, औद्योगिक कौशल विकास को बढ़ावा देंगी और ई कचरे के निराकरण और रिसाइकल सुविधाओं में लगी लेबर के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के उपाय भी करेंगी। अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए और उनके प्रोडक्ट रिसाइकलिंग योग्य होने चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन करने के लिए बाजार में उपलब्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। बावजूद इसके इन प्रावधानों को जमीनी तौर पर कड़ाई से लागू नहीं कराया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ई कचरे की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ई कचरे से संबंधित चुनौतियों और समस्याओं से कैसे निपटा जाए? आपको बता दें कि अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिसाइकलिंग प्रोसेस में लगे लोगों की गतिविधियों को सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना बेहद जरूरी है। इससे ई कचरे की प्रोसेसिंग की समग्र तस्वीर सामने आएगी और डेटा की कमी भी एक हद तक दूर हो सकती है। हम जानते हैं कि ई कचरे के प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बहरहाल इसकी क्षमताओं को पहचानना बेहद जरूरी हो गया है। इसके अलावा कानून के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के पास ई कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। साथ ही रिवर्स लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, हितधारकों की क्षमता निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रोडक्ट डिजाइनिंग को सुधारने की भी जरूरत है। एक और जरूरी उपाय जिसके फायदों के बारे में हर नागरिक को जागरूक करना होगा और वो है सर्कुलर इकोनॉमी। ये ई वेस्ट को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है और जाहिर सी बात है, जब ई वेस्ट कम होगा तो इससे पैदा होने वाले खतरे भी कम होंगे। गौरतलब है कि ई कचरे की आयात से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिससे न केवल लीगल गैप को फुलफिल किया जा सके बल्कि आसानी से इसे रिसाइकिल भी किया जा सके। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जाए, जिससे कि फंडिंग की कमी को दूर किया जा सके और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर ई कचरे का सुरक्षित तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके। चलिए अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़ा एक सवाल नोट कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको लिखना है। ई कचरा क्या है? भारत में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 पर चर्चा करें और सुझाव दें कि प्रभावी ई कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।